खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है, एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। बोर्ड के चेयरपर्सन वसीम रिजवी ने पीएम से अपील की है कि देश भर के मदरसों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे इस्लामी स्कूलों में दी जा रही एजुकेशन यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को आतंकवाद से जुड़ने के लिए इंस्पायर कर रही है। शिया वक्फ बोर्ड ने मांग की है कि मदरसों की जगह पर ऐसे स्कूल खोले जाएं जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो। लिहाजा बोर्ड यह भी सुझाव दे रहा है कि सभी मदरसा बोर्डों को भी भंग कर दिया जाए। बोर्ड यह संगीन आरोप भी लगा रहा है कि मदरसों के संचालन के लिए पैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के जिहादी ग्रुप से आते हैं और कुछ आतंकवादी संगठन भी उनकी मदद कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम उलेमा और मौलाना शिया वक्फ बोर्ड के इस रुख से खासे खफा हैं और इस मांग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। लखनऊ के मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि यूपी की योगी सरकार ने वसीम रिजवी को खुली छूट दे रखी है और उनके बयानों से देश का माहौल खराब हो सकता है। एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने रिजवी को मौका परस्त बताते हुए कहा है कि वो अपनी रूह आरएसएस को बेच चुके हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि आखिर क्यों छिड़ी है मदरसों पर महाभारत, या इसके पीछे है कोरी सियासत? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। यूपी समेत मुल्क भर के मदरसों पर सवाल, मदरसों पर शिया वक्फ बोर्ड का इल्जाम, मदरसों पर दहशतगर्दी का इल्जाम। योगी हुकूमत में मदरसों पर इतना शक क्यों? मदरसों पर कैसी महाभारत? शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी अपने उलूल जुलूल बयानात से सुर्खियों में रहते हैं। वसीम रिजवी का ताजा बयान मदारिस के ताल्लुक से आया है। इनके मुताबिक कुछ मदारिस जिहादी ग्रुप से मुंसलिक हैं। मदरसों में सख्त गिर फिक्र और नजरियात की तालीम दी जाती है। रिजवी का मानना है कि मदरसों में तालीमी मेयार इंतहाई निचली सतह पर है, इसलिए मदारिस को स्कूलों में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 58 मदरसे वेस्ट बंगाल के जो जिहादी ग्रुप से लिंक्ड हैं। जाहिर सी बात है मदरसे चंदों के ऊपर चलते हैं, बाहर से इसमें फंडिंग होती है। मुल्लाओं का मेन कारोबार बन गया है कि मदरसा खोलकर वो चंदा लेते हैं। मदारिस पर वसीम रिजवी के बयान की चौतरफा नुक्ताचीनी की जा रही है। जिसने अपना ईमान बेच चुका है, ये आरएसएस और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। और इस जोकर को भी पता नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान आईसिस से दूर हैं। इसको बताना चाहिए। इस तरह का एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये इस तरह का एक मस्खरा देता है जो सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए ये बात कह रहा है, जबकि हकीकत ये है कि चाहे मदरसे सुन्नी के हो या शिया के हो, इसमें तालीम दी जाती है उस मजहब की और अमन की। पहली बात तो ये कि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका कोई ताल्लुक मदरसों के चलने से नहीं है। फिर ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे आर्टिकल 29 और 30 जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज़ को मिला हुआ है, उसके तहत चल रहे हैं। वो ख़त्म करने का इख्तियार न प्रधानमंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। दूसरे ये चार्ज वो लगा रहे हैं कि वो मदरसों में गतिविधियाँ ऐसी हो रही हैं, तो ये तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसका मतलब मुख्यमंत्री अपने सूबे में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं है, तभी वो प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। बहुत दिनों से चूँकि आप लोग उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्हें एक ऐसी बात कही जो आप उनको फिर से अहमियत दीजिए। वो इस तरीके के बयानात दे रहे हैं जिसके बयानात से सरकार की छवि ख़राब हो रही है। सरकार की छवि जो है उसके ऊपर हर्फ आ रहा है। लिहाजा कम से कम उनको ये चाहिए है कि डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तालीम की बात करें, नौकरियों की बात करें, क्योंकि एक शख्स आपके मुल्क में रहता है, अगर वो कमज़ोर होगा तो आपका मुल्क कमज़ोर होगा। लिहाजा अगर से मुल्क को मजबूत बनाना है तो सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है, सबकी तरक्की की ज़रूरत है। कि उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस फ्रेम हैं, ऑलरेडी उनकी फाइल पड़ी हुई है सरकार के पास में। उनके ऊपर रेप, डकैती और वक्फ बोर्ड के अंदर करोड़ों रुपए का खुर्द-बुर्द करने का इल्ज़ाम है। दूसरी ये है कि वो अखिलेश सरकार में चेयरमैन बने थे, आज वो इस सरकार में बने रहना चाहते हैं और वो फाइलें किसी वजह से सामने ना आए, इस वजह से वो इस तरह के उल जुलूल बयान दे रहे हैं। दूसरी बात ये है कि बीजेपी ने खुद उनके बयान को ये कहकर नकार दिया कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आप उस प्रमाण को सामने लाइए, अन्यथा आपकी बात जो है हवा हवाई है। वहीं वसीम रिजवी मदारिस पर दिए बयान पर अलग थलग पड़ गए हैं। बीजेपी तर्जुमान शलभ मनी त्रिपाठी ने शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के जरिए मदारिस पर दिए गए बयान को उनकी जाती राय बताते हैं। बीजेपी तर्जुमान शलभ मनी त्रिपाठी ने कहा कि हुकूमत
पहले से मदरसों की तालीम के लिए काम कर रही है। कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी देश और दुनिया के बच्चों से मुकाबला कर पाए, उनको अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षा मिले, धर्म की शिक्षा उनको मिले, लेकिन साथ ही साथ जो ज़रूरी शिक्षाएं हैं, जो ज़रूरी ज्ञान है, चाहे वो विज्ञान का ज्ञान हो, गणित का ज्ञान हो, वो भी उनको मिले। तो इस दिशा में सरकार काम कर रही है। बाकी वसीम साहब ने अपना एक सुझाव दिया है, वो सुझाव में उनके अपने विचार हो सकते हैं, वो उनकी अपनी राय हो सकती है। लो आप अपने दांव में सयाद आ गया कि मिसदाक वसीम रिजवी मदारिस पर दिए बयान पर अलग थलग पड़ गए हैं। कहां तो योगी हुकूमत मदारिस को जदीद तकाजों से हमाहंग करने के दावे कर रही है, वजीर आजम मोदी भी मदारिस के तलबा को असल धारे में लाने के लिए एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप का नारा दे चुके हैं। ऐसे में वसीम रिजवी का बयान मदारिस और मदारिस के मेयार तालीम पर सवाल उठाना गोया रियासती और मरकजी हुकूमतों की नीयत पर सवाल उठाने के मुतरादिफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर क्यों छिड़ी है मदरसों पर महाभारत? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब मौजूद हैं, हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी हैं, मुंबई से वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है हमारे लखनऊ स्टूडियो से। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। नवीन जिंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और साथ ही साथ डॉक्टर शुरवो कमल दत्ता हमारे साथ इस बहस में जुड़े हैं, जो कि आरएसएस के सपोर्टर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी अपनी राय रखेंगे। और थोड़ी देर में वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ होंगे, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो भी इस बहस में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले जूही जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वसीम रिजवी साहब जितने संगीन आरोप लगा रहे हैं कि भाई एक तरह से जो मदरसे हैं वो आतंकवाद के अड्डे बनते जा रहे हैं, फॉरेन फंडिंग हो रही है, जिहादी ग्रुप्स फंड कर रहे हैं, इतने संगीन आरोप एक साथ वो लगा गए। सवाल तो उन्होंने दरअसल आपकी सरकार पर भी खड़ा किया, क्योंकि यूपी में योगी सरकार से पहले आपकी सरकार थी, और अगर उनकी बातों पर यकीन कर लिया जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे खुली छूट मिल गई, मदरसे जो कुछ कर रहे हैं, किसी की जांच नहीं हुई, किसी की पड़ताल नहीं हुई, और अंधेरगर्दी मची हुई थी बिल्कुल। ये तो ऐसा उनके बयान से प्रतीत हो रहा है। समीर भाई, उन्होंने जो बयान दिया है निहायत शर्मनाक बयान है, और अगर उनके पास किसी भी मदरसे, किसी भी उत्तर प्रदेश या कहीं के भी भारत के नागरिक के खिलाफ कोई भी सबूत है तो उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को क्यों नहीं दिया? जहां तक वसीम रिजवी साहब के किसी भी सरकार पे अगर कोई भी व्यक्ति, अगर किसी के पास ऐसा सबूत है, ऐसी इंफॉर्मेशन भी है समीर भाई, तो आप प्रधानमंत्री को इतना इंतजार करके पत्र लिख रहे हैं, आपने क्या किया? इनको तो सीबीआई को तुरंत बुला लेना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ मदरसों के नाम, जगहों के नाम लिए हैं, मदरसों के नाम नहीं लिए हैं, और इनसे जब पूछा जाता है तो ये बंगाल के कुछ मदरसों के विषय में बताते हैं जिन पर कार्रवाई ऑलरेडी वहां की सरकार कर चुकी है। आज तक इनको मैंने बच्चों के मसलों पर और मदरसों के मसले पर बोलते हुए नहीं सुना, न संवेदनशील रूप से कुछ भी कहते हुए सुना है। मदरसों में हम भी काम करते हैं, जाते हैं, दीनी तालीम जरूर दी जाती है, कंप्यूटर्स भी पढ़ाए जाते हैं, कई जगह साइंस नहीं, लेकिन जूही जी ये आखिर वसीम रिजवी साहब को अचानक हो क्या गया? वो अभी आते हैं हमारे साथ तो मैं उनसे ये सवाल पूछता, लेकिन वो अभी नहीं है, तो आप ही बता दीजिए। क्योंकि जब आपकी सरकार थी तो आजम खान जो थे वो मुस्लिम मामलों के तमाम मंत्री थे, और ये सब जो डिपार्टमेंट थे, वक्फ बोर्ड वगैरह, वो सब उनके अंडर में आता था, और उस वक्त भी शिया वक्फ बोर्ड के ये चेयरमैन थे। उस वक्त उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया। अब अचानक से उनको दिव्य ज्ञान होने लगे, अचानक से वो बाबरी मस्जिद उन्हें राम मंदिर नजर आने लगी। उन्होंने कह दिया अगर फैसला हो जाए तो भी ये राम मंदिर रहेगा, राम मंदिर बनना चाहिए यहां पर। और अब सारे मदरसे उन्हें आतंकवाद के अड्डे नजर आ रहे हैं। जब आपकी सरकार थी तो सब कुछ ठीक था। आज उससे ज्यादा सीरियस मसला है, क्योंकि जो भी बात कही गई है उसमें एक क्रिमिनल इंटेंशन है कि आप एक व्यापक रूप से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। वसीम भाई आ गए हैं, वो खुद बताएंगे कि उनके ऊपर कौन से इल्जाम लगे थे। और आज के देखिए, अगर भाजपा इनके बयान से किनारा करती है, जैसे शलभ भाई कर रहे हैं, वो उनका चरित्र है कि जो भी बयान दे दो उससे व्यक्तिगत बुला के छोड़ दो। अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो आपको हटा दें, अगर उनके पास ऐसा कुछ जरूर तरीका होगा, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम बिना सबूत के, और सबूत है तो इनको बुलवा लें, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, या हमारी सरकार
कुछ करना नहीं चाहती है, कहलवाना चाहती है, इससे तो सरकार की मंशा ठीक पे है, भी एक सवाल उठता है। ठीक है। हमारे नवीन कुमार यहाँ साहब, एक कहा आदमी यह को जा रहा है अगर लगाया जाता कि है, शिया तो वो भी वक्फ कोर्ट बोर्ड में के साबित करना चेयरपर्सन वसीम रिजवी साहब भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, तरह तरह के केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर हो चुके हैं। इसलिए इन केसेस से बचने के लिए, एक्शन से बचने के लिए इस तरह के वो बयान बीजेपी की सरकारों को खुश करने के लिए देते रहते हैं और आप लोग दरअसल ये बयान उनसे दिलवा रहे हैं। समीर भाई, अब इसके लिए देखिए, क्या... वसीम रिजवी साहब आ गए हमारे साथ। नवीन, आप अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं उनके पास जाऊं। मेरे को एक बात सबसे महत्वपूर्ण है जी। हालांकि तीन जो लोग आरोप लगा रहे हैं वसीम रिजवी साहब पर कि ये भ्रष्टाचार में डूबे हैं, वो पिछले 3 वर्षों तक जब ये थे चेयरमैन, हाँ। तब तक वो मुंह पे टेप लगा के क्यों बैठे थे? क्या वो हिस्सा ले रहे थे? क्या वो इसके साथ शामिल थे, या फिर इसके अंदर उनकी संलिप्तता थी? ये वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वाजिब सवाल है, लेकिन 3 साल तक आपने एक बार नहीं कहा, जब समाजवादी पार्टी के नेता ने उनको बनाया, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। जोई जी सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, सुनना अभी आप सुनिए। आपको मैं समझ सकता हूं, आपके दिल पर भी बड़ा दर्द होगा, क्योंकि बहुत सारे खंजर आपने जो दूसरों पे चलाए थे लौट के आपके पास आ रहे हैं। सुन लीजिए, आपने जिस प्रकार से मदरसों में, तो आपने जितना लूट मच सकती थी इतनी मचाई इन्होंने। आप जब उनको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात हुई, आपके सामने जानकारी है 2000 से ज्यादा मदरसों ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, फर्जी चल रहे थे, वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जब आप मदरसों के अंदर आतंकवाद की जब आप बात, ठीक है जूही जी, एक एक करके प्लीज। बहुत सारे मदरसों में इस बात की जानकारी आई, सारे मदरसे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मदरसों में जो आज जानकारी आई कि वहां आतंकवाद की ट्रेनिंग लेकर के लोग निकले हैं, और ज्यादातर सीमावर्ती राज्यों में वो मदरसे रहे हैं। एक रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है, और उस पर कार्रवाई भी की गई है, क्योंकि वो कभी बॉर्डर के इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। तो बस खत्म हो जाती ना वहीं पर बात, जो गलत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस बात सुनिए, मदरसों में जिस प्रकार से अनाचार, अत्याचार बढ़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में भी हुआ था कि बलात्कार की कितनी बड़ी घटनाएं हुई थी मदरसों के अंदर, समलैंगिकता बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना। पिछले सरकारों ने अगर नहीं किया, अब वो बातें तो नवीन, आज तो आपकी सरकार है ना, आज तो योगी सरकार की जिम्मेदारी है, मोदी सरकार की जिम्मेदारी है। आपको कार्रवाई से किसने रोका है भाई? हम आधुनिक शिक्षा की बात करते रहे, अभी तो उनको कष्ट हो रहा है। ये जो दर्द है समाजवादी पार्टी है, दूसरे कांग्रेस का, दूसरे लोगों का, वो इसलिए है क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुस्लिम छात्र जो है उनको आधुनिक शिक्षा मिले, क्योंकि आधुनिक शिक्षा मिल गई तो इनके क्षेत्र से, इनके दबाव से, इनके जूही जी एक करके, ठीक है, बस कोई नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए वसीम रिजवी साहब हमारे साथ आ चुके हैं। जूही जी 1 मिनट। वसीम रिजवी साहब, बिना लाग लपेट के मैं सीधा सवाल आपसे यह पूछना चाहूंगा, क्योंकि बार बार यह बात कही जा रही है कि आप पर करप्शन के संगीन इल्जाम है, तमाम तरह के केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, इसलिए आप उन केसेस से बचने के लिए, पुलिस एक्शन से बचने के लिए लगातार ऐसे बयानात दे रहे हैं जिनसे योगी सरकार खुश हो जाए, आरएसएस खुश हो जाए, इसलिए आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। वरना इससे पहले की समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान साहब का आपको राइट हैंड माना जाता था, तब आपको कुछ कमियां नजर नहीं आई तमाम मदरसों में, लेकिन आज जब योगी सरकार है तब आप कह रहे हैं सारे मदरसे जो हैं वो आतंक का अड्डा बन गए, इन्हें बंद कर दीजिए। क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने ये बात नहीं कही कि सारे मदरसे आतंक का अड्डा बन गए हैं। मेरा खत आप सबके पास है, मैंने आप सबको व्हाट्सएप किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल और बॉर्डर से मिले हुए एरिया, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी वो मैंने उसमें कोट की है। मैंने सिर्फ ये बात कही है कि मदरसों की शिक्षा का लेवल जो है बहुत गिर गया है, इसके स्तर को ठीक करने की जरूरत है, इसमें कॉन्वेंट एजुकेशन को शामिल करने की जरूरत है। मैंने ये बात कही है, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश ये की है कि एक कॉमन एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए और मदरसों को कॉन्वेंट एजुकेशन भी दी जाए। मैंने ये बात कही। अब इसको लेकर वो लोग हमारे विरोध में उठ खड़े हुए हैं कि जो कि चंदे का कारोबार कर रहे हैं। देखिए, मदरसा है एक कारोबारी अड्डा। अब ये कुछ तकलीफ दे बात जरूर इन मुल्लाओं को लगेगी, लेकिन ये एक कारोबारी अड्डा है, ये चंदे का एक बहुत बड़ा अड्डा है। चंदा पूरी दुनिया से इकट्ठा होता है और उसके बाद जिसको देखिए वो एक मदरसा खोल लेता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में 4% लोगों को कहा गया था कि मदरसे में पढ़ रहे हैं। उस वक्त 40 से 50 हजार मदरसे थे। 15 साल हो गए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को। आज
1.5 लाख के ऊपर मदरसे हैं। मदरसों का कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि बच्चे उन मदरसों में एजुकेशन जो पढ़ रहे थे उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर के वसीम रिजवी साहब जब आप ये बातें कहते हैं तो समझ में आता है, मेरी बात पूरी हो जाने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बता देते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद की तालीम यहाँ पर दी जा रही है, जो पाकिस्तान के जिहादी ग्रुप है वो इन मदरसों को फंड कर रहे हैं, कि मैंने तो ये आरोप क्या हवा में लगा रहे हैं या फिर इसका कोई आधार है? सर ये तो बताइए। जी फिर से सवाल पूछिए। वसीम रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि देश भर के मदरसों को बंद कर दिया जाए, यहां पर स्कूल खोल दिए जाएं जो कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हो। ये सारा दिव्य ज्ञान आपको तब क्यों नहीं हुआ जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आप इसी पद पर आसीन थे? शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आप उस वक्त भी थे, तब आपको इन मदरसों में जो कुछ चल रहा है उसका एहसास क्यों नहीं हुआ? आज क्यों हो रहा है? देखिए, मैंने पहला खत लिखा था अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद क्योंकि जब मैं दौरे पे गया, एक ऐसा मदरसा मेरे सामने आया, शाहजहांपुर में एक ऐसा मदरसा मेरे सामने आया जहां के टाट पट्टी पर बच्चे पढ़ रहे थे, वक्फ संपत्ति पर बना हुआ था। मैंने जाकर अंदर उससे पूछा कि भाई तुम कैसे पढ़ा रहे हो, इनका सिलेबस क्या है? तो उन्होंने कहा साहब मैं सिलेबस किसी को नहीं पढ़ाता, बस पढ़ा रहा हूं। 15 से 20 बच्चे वहां पढ़ रहे थे, एक मौलवी साहब उसको पढ़ा रहे थे। तब मेरे जहन में यह बात आई कि ये तो इनकी जिंदगियों को खराब कर रहे हैं, इनका फ्यूचर को डार्क की तरफ लिए जा रहे हैं। तब मैंने इस पे अध्ययन शुरू किया और मैंने इसमें एक बात कह दी, अगर तब नहीं कही थी, अगर अब कह दी तो क्या गुनाह किया। और यह प्रोपोगंडा गलत है कि मैंने सारे मदरसों को आतंकवादियों से ट्रेनिंग में लिप्त कहा है। मैंने उन मदरसों का जिक्र किया है जो ऑलरेडी जिनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है या वो लिस्टेड है और गवर्नमेंट की नॉलेज में है। बाकायदा 58 ऐसे मदरसे वेस्ट बंगाल में है जिनको फंडिंग जिहादी ग्रुप्स कर रहे हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, नेट के ऊपर मौजूद है, अखबारों में छपी है। अगर के जिहादी ग्रुप्स किसी मदरसे को फंडिंग करेंगे तो आप ये बताओ कि उन मदरसों में किस लिए फंडिंग करेंगे? अपना प्रोजेक्ट तैयार करने की बात करेंगे या सच्चा हिंदुस्तानी बनाने की बात करेंगे? ठीक है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जवाब दीजिए इस बात का। वसीम रिजवी साहब कह रहे हैं तमाम ऐसे मदरसे हैं, वो सारे मदरसों की बात नहीं कर रहे, लेकिन तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां पर इस तरह की तालीम दी जा रही है जिससे दहशतगर्दी को बढ़ावा मिले। सीधा आरोप है उनका। समीर भाई, बहुत ही शर्मनाक बात है जो मिस्टर रिजवी साहब ने बातें की हैं। चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान के कानून के साथ जीते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी और खुसूसन हमारे होम मिनिस्टर ने इस बात का बार बार यादा किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इक्का दुक्का कहीं बात दिखाई देती है तो उस पर अंकुश नुमाई होगी और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इनको मालूम होना चाहिए कि मदारिस इस्लामिया सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं देते बल्कि IAS और IPS भी मदारिस इस्लामिया ही बनाता है। हम आपको बता दें कि हमारा एक मदरसा है दारुल उलूम फैजान रजा के नाम से, जो कि बॉम्बे में वाक़ है। हम वहां पर IAS और IPS बनाते हैं, वही मदरसा है वो। लेकिन इनको मालूम ही नहीं है कि मदारिस इस्लामिया दीन की खिदमत के साथ साथ अपने मुल्क की किस तरीके से खिदमत करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू मैं इनको उजागर करना चाहूंगा, अगर आप हिंदुस्तान के मदारिसों पर उंगलियां उठाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट का नाम बता दीजिए। अरे चुप रहिए साहब, कितने PCS, कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स बन गए मदरसों से? नहीं आप पूरी लिस्ट मौजूद है वसीम रिजवी साहब। वसीम रिजवी साहब, वक्त बर्बाद होगा वरना मैं पूरी लिस्ट आपको गिना देता कि तमाम ऐसे देश में मदरसे इस वक्त काम कर रहे हैं जो बाकायदा सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं। आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते हैं। आपको किसी मदरसे में जाकर कमी नजर आई तो उसको आप सामने लाइए, उसके खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। देश के सारे मदरसों पर सवाल थोड़ी उठा देंगे आप। बात है कि वसीम रिजवी जैसे लोग, शापलोस लोग जिनके, मैं देश के सारे मदरसों पे सवाल नहीं उठा रहा, मैंने देश के उन मदरसों की बात की है जहां निचले स्तर की पढ़ाई हो रही है, निचले स्तर की पढ़ाई हो रही। आप लोग जो आप इसको क्यों जोड़ते हैं कि मैंने सारे मदरसों की बात की है? मैंने सिर्फ उन वसीम रिजवी साहब, आपने ये कहा है कि नहीं कहा है कि देश भर के सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए? चंदे का धंधा चल रहा है, मैंने सिर्फ उन मदरसों की बात की है। अरे सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए।
अब उनमें और इनमें मैं फंसी आप इतना हिंदुस्तान के उस शान के ऊपर उंगली उठाया है जिसने 2.5% मुसलमानों के उन बच्चों को पालता है, वो मदरसा जो मदरसे के बच्चों को खाना उजागर करता है। मुसलमान आप खुद अपने दुश्मन है, आप मदरसा कभी गए? दुश्मन नहीं है, आप मदरसे में कदम रखा है? समाज आपका दुश्मन नहीं है, आप खुद अपने दुश्मन है। अगर मुसलमानों को नुकसान हो रहा है तो वो खुद मुसलमानों को हो रहा है। आपने मदरसे में कभी कदम रखा है? आपने मदरसे में मंजूर साहब अपनी बात रखिए। मैंने एक मिनट, वसीम रिजवी साहब, वसीम रिजवी साहब आपने अपनी बात कह ली ना, अब मुफ्ती मंजूर साहब को अपनी बात रखने दीजिए, वक्त बर्बाद होगा इससे। मैं मदरसों में आप मुफ्ती क्या मंजूर कर रहे हैं मैं देखने जरूर गया हूँ, उसी के ऊपर मैंने रिपोर्ट बनाई है। बहुत अच्छी बात है, आपको देखने जाना भी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है वसीम रिजवी साहब, आपको अपनी जिम्मेदारी बड़ी देर से याद आई। गिरफ्तार करने की मैं तो यही कह रहा हूँ, इतने साल हो गए आपको, लेकिन अब आपको ख्याल आ रहा है कि मदरसों में गलत काम नहीं हो रहा है। 3 साल आप मौलवियों ने मुझको लेटर्स पर गिरफ्तार करने की बात कही है, क्या ये गुनाह है? अगर अपनी बात बताइए कि ये नहीं, गुनाह नहीं है। अगर आपके पास जानकारी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी कुर्सी की जिम्मेदारी है। कहा आप ये बातें बताएं गिरफ्तार कर लिया जाए। अरे वाह भाई वाह, आप गुनाहों का राज चल रहा है जो गिरफ्तार कर लिया जाए, मतलब किसी को बोलने का इख्तियार नहीं है। अगर मैंने अपनी साहब गिरफ्तार तो आपको चार्जशीट आपके नाम की पड़ी है और ओपन की आपके नाम की चार्जशीट पड़ी है, FIR आपके नाम की है, 50 केसेस आपके ऊपर दर्ज है। ये उनके लिए है जो पूरे साहब आप लोगों के 50 केसेस दर्ज है, आपके ऊपर FIR दर्ज है, आपके नाम की चार्जशीट दाखिल है। इंतजार कीजिए, इंतजार आपके लिए नहीं, इंतजार कीजिए। आप उस चार्जशीट का जो आपने कारनामा किया है, आपने जितने कारनामे किए हैं, काले करतूत आपके दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान के अवाम भी उस चीज को देखेगी। अरे हमारे कानून हमारे लिए है, लेकिन चार्जशीट जिसके ऊपर दाखिल है ना, उसके सारे कारनामे काले करतूत दिखेंगे दुनिया के सामने। जो आप जैसे लोग कर रहे हैं, अभी शर्म की बात है कि लखनऊ में एक, क्योंकि आपको कारनामा छुपाना है, हमारे आड़ में आप कारनामा छुपाना चाह रहे हैं साहब, हमारे आड़ में आप कारनामा छुपाना चाह रहे हैं जो आपके काले करतूत हैं। वो अल्लाह का वो माल जो आपने कसम कर रखा है, वो मिल्कियत जो अल्लाह की थी उसको आपने खा रखा है, वो माल जिम्मेदार कहा जाता है उसको आपने हजम कर रखा है। आप जैसा मौलवी जिम्मेदार था। ठीक है डॉक्टर दत्ता, सीधा आरोप ओवैसी साहब ये लगा रहे हैं कि आरएसएस को अपनी रूह बेच दी है वसीम रिजवी साहब ने, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं तो एक सवाल ओवैसी जी से पूछना चाहता हूं कि ओवैसी जी ने क्या पाकिस्तान को अपना रूह बेच दिए क्या? हर समय जो पाकिस्तान की गुणगान गाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लेके बातें करते हैं, क्या उन्होंने क्या अपनी रूह गिरवी रखी है क्या पाकिस्तान के पास? ये सारा ओवैसी साहब बताएं। बेबुनियाद टिप्पणी पे तवज्जो देना मैं उचित नहीं समझता हूं, और मुझे ओवैसी एक क्लास 1 जोकर लगता है, एक सर्कस का जोकर लगता है। ओवैसी साहब यहाँ पर मौजूद नहीं डिबेट में, तो हम उनके बारे में क्यों ऐसी बातें करें? लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उनके बयान का मैंने जिक्र किया। क्या वाकई आरएसएस का सपोर्ट है क्या वसीम रिजवी साहब को? ये बताइए ना। समीर भाई, जोकरों की बातों पे तफ्तीश करने की आवश्यकता नहीं है और मैं उसको तवज्जो नहीं देता हूँ। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने वसीम रिजवी साहब को बनाया था। ये वाजिब सवाल है, ये वाजिब सवाल है, मैंने तो उसी वक्त कहा। ये समझ नहीं आता। और आज जिन वक्फ बोर्ड के घोटालों की बात हो रही है, वो जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं हुई? ये भी वाजिब सवाल है। जी डॉक्टर दत्ता, समीर भाई, समीर भाई यहाँ पे एक भाई यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट विषय उठाना बहुत आवश्यक है। एक इंपॉर्टेंट विषय जल्दी से बताओ। मैं मदरसा पे ही आ रहा हूँ। 2012 अरे वसीम रिजवी साहब 2012-2013 की यूपीए सरकार की होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि पाकिस्तान के आईएसआई और नार्को टेररिस्ट जितने सारे हैं, जितने सारे ड्रग पेडलर्स हैं, वो लोग नेपाल के तराई के इस तरफ, भारत के इस तरफ और नेपाल के उस तरफ बहुत सारे ऐसे इलीगल मदरसा तैयार हुए हैं जिसको फंडिंग मिल रही है। और ये पूरा यूपी से लेके, उत्तराखंड से लेके, बिहार से लेके बंगाल और असम तक है। ये जितने सारे बॉर्डरिंग इलाके हैं, वहां पे बहुत अचानक
मशरूम ग्रोथ हो गया है इलीगल मदरसाओं का, और उनकी जो एक्टिविटीज है वो फिक्टिशियस है। आप ये भी गौर करेंगे कि सिमी के जितने सारे एक्टिविस्ट भाई तो जो पकड़े गए हैं, अगर संदिग्ध मदरसे चल रहे हैं तो 3.5 साल में उसमें नहीं जा रहा हूं, बीजेपी की सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं ना कि कोई कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ। समीर भाई, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंडियन मुजाहिदीन के जितने सारे एक्टिविस्ट और सिमी के जितने सारे एक्टिविस्ट हैं, उनमें से 90% जितने हैं वो मदरसा के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे मदरसा हो सकते हैं जहां पे इस तरह की शिक्षा दी जाती है जो आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब मदरसे हो सकते हैं। रिजवान साहब, आरएसएस और वीएचपी की ये लाइन रही है, ये लाइन रही है कि मदरसों में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ मदरसों में ये कहा गया है बार बार। क्या आपको लगता है कि वसीम रिजवी साहब उसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर वाकई वो भलाई चाह रहे हैं मदरसों की? समीर जी, क्योंकि ये बात ट्रेनिंग की और आतंकवाद से जुड़ी है, तो जब तक मैं एनआईए के कम से कम पेपर नहीं देख लूंगा तब तक मैं इस बात को रिकोट नहीं करूंगा कि जिहादिस्ट फंडिंग हो रही है। लेकिन इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि पिछले 30-40 साल से वहाबी कट्टर फंडिंग हमारे मदरसों की खुलेआम हो रही है, हमारे देश में वहाबी कल्चर को मजबूत करने के लिए। अब वो वहाबी कल्चर ग्रेजुएट होके आतंकवाद में कितना कन्वर्ट होता है नहीं होता है, मेरे पास इसके आंकड़े नहीं है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2009 में एजुकेशन फॉर ऑल बिल का अपोज किया था। इससे ज्यादा कोई और शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। 4 देश हैं दुनिया में जहां पर वहाबी कल्चर नहीं है। टूनिसिया है, तुर्की है, इंडोनेशिया है और मलेशिया है। आप इन 4 देश में मुसलमान का परफॉर्मेंस देख लीजिए, मुसलमान का आप माइंडसेट देख लीजिए, और बाकी देशों में जहां वहाबी फंडिंग हो रही है और वहाबी कल्चर स्ट्रांग हो रहा है, वहां पे आप मुसलमान का माइंडसेट देख लीजिए, आपको खुद फर्क नजर आ जाएगा। किसी को वसीम रिजवी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुफ्ती मंजूर जिया साहब, छोटा सा जवाब इसका। समीर भाई, देखिए समीर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है, अगर वसीम रिजवी इस पर उंगलियां उठाते हैं तो वो हम पर नहीं बल्कि हुकूमत हिंद पर उंगलियां उठाते हैं, होम मिनिस्टर पर ये उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि सरकार जो है हमें हमारे मदारिस इस्लामिया को पैसे देती है। इससे ये बात साबित हो जाता है कि मदारिस में आतंकवादी पलते हैं और हिंदुस्तान उसको पैसे देकर के आगे बढ़ा रहा है। तो ये क्या कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के मदारिस पर उंगलियां उठाते हैं या हुकूमत हिंद पर यह उंगलियां उठा रहे हैं? ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर उंगलियां उठा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में मुल्क जो हिंद जो है हमारा जो खूबसूरत मुल्क है वो शर्मसार होगा। क्योंकि हम पूरी दुनिया घूमते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है समीर भाई कि हिंदुस्तान के मुल्क के लोग क्या हिंदुस्तान के आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। ये ऐसे वो लोग हैं जो लोग दूसरे मुल्कों में हमारी छवि खराब करते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। वसीम रिजवी जैसे लोगों को जेल के कोठरी के अंदर होना चाहिए जो हमारे मुल्क का नाम बदनाम करे। हमारा मदरसा हिंदुस्तान का हमारा एक इदारा इस बात की गमाजी करता है कि मुल्क में मोहब्बत करो, वसीम रिजवी साहब लेकिन ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ इस डिबेट में कि उन्होंने सारे मदरसों की बात नहीं की है, उन्होंने उन मदरसों की बात की है जिन पर शक है दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस इसी सवाल पे लौटते हैं कि आखिर मदरसों पर यह सियासत हो रही है, ये जो महाभारत छिड़ी हुई नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो मदरसों पर आखिर क्यों छिड़ी है महाभारत, यह हमारा आज का सवाल। वसीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी वजह से आज ये बहस हो रही है। वसीम रिजवी साहब, कहा यह जा रहा है कि भाई आप अगर ये कहते हैं कि भाई मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, यहां पर अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, इसके अलावा जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जो कि गवर्नमेंट का प्लान भी है कि एनसीईआरटी की बुक्स को शामिल किया जाए, आप कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी की बुक्स को शामिल किया जाए और जो मदरसे अगर गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लगता। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि सारे मदरसों को, मैंने नाम नहीं लिया, आपने लिखा अपने लेटर में कि देश भर के सारे मदरसों को बंद कर दिया जाए और उनकी जगह पर स्कूल खोल दिए जाएं, देश भर के सारे मदरसा बोर्डों को भंग कर दिया जाए।
इसीलिए आपके बयान से सियासी बू आ रही है लोगों को। मदरसा बोर्डों को, ठीक है, मदरसा बोर्डों को भंग करने की बात मैंने इसलिए कही है कि जो मदरसा बोर्ड हैं वो मदरसों को जो मान्यता दे रहे हैं, सिर्फ 4 जगह मदरसा बोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान में मदरसा बोर्ड नहीं है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इसके अलावा कहीं मदरसा बोर्ड है ही नहीं। हमने ये बात कही है, जो बात आप कह रहे हैं वही तो हमने कही है। हमने कहा है बंद नहीं करने की बात, ताला लगाने की बात नहीं कही है। हमने कहा है कि उन मदरसों को स्कूल में कन्वर्ट कर दो, इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ में कॉन्वेंट एजुकेशन उनको दी जाए, और उन कॉन्वेंट एजुकेशन का एफिलिएशन जो है वो स्टेट के बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो। यानी कि जो आलिम, जो फाजिल, जो मौलवी बन के निकल रहा है उसके पास कॉन्वेंट की भी एक ऐसी मजबूत डिग्री होनी चाहिए ताकि वो इस दुनिया में जो रोजगार के स्रोत रहे, जो कंपटीशंस हैं, उसमें बैठकर अच्छा सिलेबस पढ़ के जाएगा, तभी तो कंपटीशन में आएगा। आप एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात है कि जो मदरसे अच्छी पूरी बात हो जाने दीजिए, बहुत अच्छी बात है कि जो मदरसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, सुनिए साहब, बहुत आपकी पूरी बात सुन रहे हैं, मदरसे के खिलाफ जहर उगलने वाले, लेकिन जो शिक्षा मदरसों में गांव में दी जा रही है, सिर्फ झूम झूम कर उनको पढ़ाया जा रहा है टाट पट्टी पर बिठाल कर, क्या ये शिक्षा दी जानी चाहिए बचपने में? वसीम रिजवी साहब, गांव देहात के यूपी में गांव देहात के प्राइमरी सरकारी स्कूलों का क्या हाल है वो देखा है आपने? वहां पर भी बच्चे टाट पट्टी में ही पढ़ रहे हैं, वहां पर भी बच्चे टाट पट्टी में ही पढ़ रहे हैं। अगर स्कूल बना दिया जाएगा तो कौन से हालात बदल जाएंगे? मैंने अपने मदरसों की बात की है, मैंने अपने घर को ठीक करने की बात की है। जहां पर ऐसी व्यवस्था है वहां पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। टाट पट्टी, बड़े अफसोस की बात है कि इस हिंदुस्तान में अरे कौन सा आपका अपना घर, जिसने कभी मदरसे में कदम नहीं रखा, वो आपका अपना घर कैसे हो गया साहब? वो आपका घर अपना कैसे हो गया? वो आपका अपना घर कैसे हो गया जिसमें आपने कभी कदम नहीं रखा है? मौजूद है, ठीक है, तो मुझको मदरसे में आप क्यों रखेंगे आप? क्योंकि आपने तो आपने तमीज सीखी नहीं मदरसे की, तालीम मुफ्ती साहब आप दुनिया की समझ कहां रखेंगे? जूही जी इसका जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि ठीक है वसीम रिजवी साहब, हो गई आपकी बात, पढ़े लिखे को कहीं क्या कीजिए मदरसे के आप जहर पी कर सोने वाले बच्चे मदरसे के हैं या कॉन्वेंट के? रात को दवाइयां खा करके सोने वाले लोग मदरसे के हैं या स्कूल के? आपने किसी मदरसे के बच्चे को देखा खुदकुशी करते हुए? नौकरी नहीं मिली? अरे आप छोड़िए, जो मदरसों के अंदर अभी लड़कियों के साथ में हुआ वो क्या मामला था? आप जैसे मौलवी तो थे ना, वो कोई कॉन्वेंट स्कूल के मामला था? आपको मालूम है बात इसको कंपेयर मत कीजिए, अपनी जो बुराई है, जो अपनी कमी है उसको ठीक करने की बात कीजिए। मैंने अगर कॉन्वेंट एजुकेशन मंजूर साहब अपनी मेहरबान में भी तो हमें झांक के देखना पड़ेगा ना। सारे मदरसों की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? उसी तरह से जैसे वसीम रिजवी साहब सारे मदरसों को नहीं कह सकते कि वहां पर गलत काम हो रहा है। इसलिए आप चाहते हैं कि इनको कॉन्वेंट एजुकेशन ना दी जाए। हाँ ठीक है, जूही जी हमारे साथ हैं। जूही जी ये बताइए कि वसीम रिजवी साहब को अब जो नायाब आइडियाज आ रहे हैं कि सारे मदरसों को स्कूल बेहतर हो जाएंगे, जब आपकी सरकार थी यूपी में तब भी वसीम रिजवी साहब इसी तरह आइडियाज देते रहते थे जिनको आप लोग नहीं मानते थे। आज योगी जी की सरकार है तो इनको ज्यादा आइडियाज आ रहे हैं, ज्यादा खुलकर सोच पा रहे हैं। समीर भाई, पहले तो 2 मुद्दे मैं कहूंगी कि अगर हम टाट पट्टी की बात करते हैं तो वसीम साहब भाई एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी पत्र लिख दें, क्योंकि पिछले 4 साल से तो मैं लिख रही हूँ, शिक्षा में जो केंद्र से बजट आता है वो कहीं भी डेस्क और कुर्सी के लिए नहीं आता है, और बजट बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार तैयार नहीं है। तो टाट पट्टी पे तो उत्तर प्रदेश के, भारतवर्ष के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी प्रमुख सचिव ने बना दिया होगा। दूसरी बात की, अगर आप पत्र लिख रहे थे, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं,
उस पत्र से जाहिर क्यों हुआ किसी को कि आप सारे मदरसों को आतंकवाद पैदा करने का अड्डा कह रहे हैं? आप कह रहे हैं किसी मदरसे में बम भी बनते हैं, आपको शिक्षा पे सुझाव देने थे। हो सकता है आज के दिन में मैं ये नहीं, जिस दिन जिसको ज्ञान हो उसी दिन सवेरा। आज आपको लग रहा है कि बच्चों के बारे में बात करनी है, अच्छी बात है, बच्चे हमारे भविष्य हैं, लेकिन उनके बारे में बात करने के लिए आप एक जनरलाइज इल्जाम सब पर लगा रहे हैं और आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो आपका विरोध करे। तो ये भी आप ही की हुई बात है कि आप वैसे भी बात कर सकते थे। ये तो सरकारें कर ही रही हैं कि एनसीईआरटी का सिलेबस लागू। समीर भाई, आपको भी कोई कठिनाई इससे नहीं होगी, हम लोग भी इसके लिए कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल से चल रही है प्रक्रिया और मदरसों में पढ़ाया जाता है। आप बार बार वसीम भाई अपना बचाव करने के लिए लखनऊ के मदरसे का उदाहरण दे रहे हैं, जो फिर गलत बात है कि आपने एक मदरसे का उदाहरण देकर फिर सारे मदरसों को एक कतार में खड़ा कर दिया। ये एक जनरलाइज स्टेट। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप जिम्मेदार पद में हैं, आप एनआईए को दीजिए। ये रिपोर्ट जो आप कोट कर रहे हैं ये तो वेबसाइट पर मौजूद है, यह आपकी भी रिपोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रिपोर्ट है। तो इससे आगे बढ़े ना। डॉक्टर दत्ता, बड़ा सवाल देखिए यही है, बड़ा सवाल यही है कि अगर कुछ मदरसे जो हैं वो गलत काम कर रहे हैं, वहां पर गलत एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, तो उन पर सवाल उठाइए ना। जो गलत काम कर रहा है उसी को तो गलत कहेंगे, सबको आप कैसे कह देंगे कि देश भर के मदरसे बंद कर दिए जाएं? देश भर के मदरसों में ऐसा, ये जताने की कोशिश बार बार क्यों की जाती है आरएसएस और वीएचपी की तरफ से खास तौर पर? समीर भाई, आरएसएस, वीएचपी या फिर कोई भी राष्ट्रवादी संगठन ये इस चीज को कभी नहीं जताती है और ना ही इस चीज को एडवोकेट करती है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आतंकवाद का जहाँ विषय आता है, आतंकवाद कहाँ पे पनपता है? आतंकवाद ऐसे ही जगह पे पनपता है जो वंचित समाज हो, जो कुपोषित समाज हो, जिसकी लिटरेसी रेट बहुत कम हो या फिर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि कांग्रेस की अपीसमेंट पॉलिसी के चलते पिछले 60 साल में मुसलमान भाइयों का या फिर बहनों का जिस तरह से उद्धार होना था, शिक्षित जिस हिसाब से बौद्धिक रूप से होना चाहिए था, वो सब चीजें कभी हुआ नहीं है। कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचाता था कि उनको एकदम बिल्कुल बैकफुट पे दीवार पे चिपका दो इस तरह से और सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से उनको इस्तेमाल करो, उनका उद्धार और उत्थान मत करो। जूही जी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं, जब यूपीए सरकार थी, जब जिसके गठबंधन में ये भी थे, जब नेपाल के इस साइड पे यूपी और बिहार वगैरह में जब 3,500 के आसपास इलीगल जो मदरसा खड़ा हो गया था, वो क्या स्टेट के इजाजत के बिना खड़ा हो गया था क्या? यूपीए सरकार की जो अच्छा, आप कह रहे हैं 3,500 मदरसे खड़े हो गए थे, 3.5 साल हो गया आपकी सरकार को, इलीगल कार्रवाई हुई क्या? नहीं, कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे ऐसे नहीं हो रही है कार्रवाई, हमें तो नहीं दिखाई दी कोई कार्रवाई। आदित्यनाथ सरकार ने जो कहा कि सबकी रजिस्ट्रेशन जिनकी रजिस्ट्रेशन ना हो उनको बंद किया जाए, उनको ताला लगाया जाए, ये तो कहीं ना कहीं पे कार्रवाई की तरफ ही दिशा है ना। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि जब साबित हुआ था होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के माध्यम से कि आईएसआई की फंडिंग हो रही है और सऊदी अरेबिया की फंडिंग हो रही है इन सब इलीगल मदरसाओं पे जो रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी सरकार ने पहल क्यों नहीं की थी बंद करने के लिए? इसलिए पहल नहीं की थी क्योंकि इनकी मिली भगत थी। इनके ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो मदरसा के लैंड को जबरन कब्जा किया हुआ था, बेनामी लैंड, बहुत सारे मदरसा। नवीन कुमार साहब, उसका हिस्सेदार थे। नवीन कुमार साहब खड़ा कर देंगे, वो आप ही बेहतर जानेंगे। ठीक है, नवीन कुमार साहब, मुझे लगता है एक नवीन सच्चाई चुपती है, ठीक है और सच्चाई आप लोग बोल नहीं सकते। ठीक है नवीन कुमार साहब, मुझे लगता है जवाब नहीं दे सकते। मुझे लगता है आपको सबसे पहले अब वसीम रिजवी साहब के इस लेटर के बाद और जो कहा जा रहा है ऑपोजिशन की तरफ से कि भाई ये आरएसएस और बीजेपी के कहने पर ये सारी बातें वसीम रिजवी साहब बोल रहे हैं, आपको ये क्लियर करना चाहिए कि मदरसों को लेकर पॉलिसी भारत सरकार की है क्या? समीर भाई देखिए, आपने वसीम रिजवी साहब के बारे में कहा कि भाई आरएसएस और भाजपा के कहने पे ऐसा कह रहे हैं। हाँ। तो 4 साल से जब से केंद्र में सरकार, मैंने नहीं कहा, आरोप लग रहे हैं। हाँ, ऐसे आरोप, ऑपोजिशन वाले। हाँ।
अभी जूही जी ने खुद कहा कि समाजवादी पार्टी पिछले 4 साल से चिट्ठी लिख रही है स्कूलों के बारे में, मदरसों के बारे में। तो क्या इनको भी हमने कहा था समाजवादी पार्टी वालों को कि आप 4 साल से लिखो, उससे पहले कभी मत लिखो? मदरसों के जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने पहले कभी नहीं सोचा, अभी सोचा ना। जब इनकी सरकार थी तब नहीं सोचा, जब इनकी सरकार इनकी साइकिल के पीछे राहुल गांधी बैठे थे, सरकार में थे, तब नहीं सोचा, और अब सोच रहे हैं जब इनको आवश्यकता है। सुनिए, बड़ा कष्ट होगा जूही जी, क्योंकि आपने केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए मुसलमानों को आज इस दिशा में पहुंचा दिया कि उनको अपने आप के ऊपर बात करते हुए भी शर्म आने लगी। उनको इस बात पर शक आपके कारण, ये आप जैसे नेताओं के कारण ही है कि आज मुस्लिम समाज के लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। वो आप लोगों के कारण। आपने कुछ मुल्ला मौलवियों को इतना बढ़ा दिया कि उनकी दुकान के चलते हुए उन्होंने आतंकवाद के अड्डे भी बनाए, लोगों का शोषण भी किया, मुसलमानों का भी शोषण किया और देश का भी दोहन किया। ये आप ही के कारण है और किसी और के कारण नहीं है। आज देश के बॉर्डर एरिया में एक-एक करके जूही जी आतंकवादी गतिविधियों को सम्मिलित होते हुए मदरसे आए सामने, वो पहली नहीं है। यूपी सरकार की भी रिपोर्ट है, उस पर कार्रवाई कांग्रेस ने कभी नहीं करी, वो अलग बात। अब कार्रवाई कर रहे हैं, हर जगह कष्ट है। आप ये कह रहे हैं कि जानकारी सामने आने के बाद भी कि कई जगह आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बावजूद भी यूपीए की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। यूपीए की सरकार थी, कभी रिपोर्ट थी, नहीं की नहीं करी। और आपने कितने मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की? जी बिल्कुल, जब अब कार्रवाई हो रही है, जब अभी मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, क्योंकि राज्य सरकारों के मदरसों का विषय राज्य सरकारों का है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकारें काम कर रही है, जो हमारी सरकारें जो काम कर रही है, उसमें हमको लगातार कटघरे में इसलिए खड़ा किया जाता है क्योंकि हम गलत काम होने वाले मदरसों को रोक रहे हैं, तो आप कहते हैं कि अच्छे को भी नहीं कर रहे। ये समस्या इस बात की है। अगर बार बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा होनी चाहिए, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होनी चाहिए, तब इनको कष्ट होता है। ना उसके समर्थन में है और ना जो है ये जो मुसलमानों को सही शिक्षा मिले उसके समर्थन में है। ये समर्थन में है उसकी आड़ में अपनी दुकान चलाने के लिए, केवल मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण करने। मुफ्ती मंजूर साहब, ये बात मानते हैं आप? अपीजमेंट के चलते यूपीए की गवर्नमेंट थी तो मुसलमानों के साथ इतना अपीजमेंट हुआ कि मदरसों के खिलाफ, जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी गलत काम के लिए, उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं लिया गया, खुली छूट दे दी गई। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना। तो क्या ये उस वक्त सो रहे थे जब ये कार्रवाई नहीं कर रहे थे? तो क्या इनके पास आवाज बुलंद करने के लिए चैनल नहीं था, मीडिया नहीं थी, पेपर नहीं था, न्यूज नहीं थे, खबर नहीं थी, या एजेंसियां खत्म हो गई थी हिंदुस्तान से? क्या एनआईए नहीं थी? क्या इन्होंने रिपोर्टें पेश नहीं की कभी उनके सामने कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है? अरे साहब, जब आपने किताबें लिखी तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करवाया? इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हैं, ये दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद करते हैं। ये हिंदुस्तान का या मदरसे का कोई भला करना चाहते नहीं है, और मुस्लिम वोट के लिए उन्होंने मुसलमानों का ही धोन किया है, किसी और का नहीं किया। हो गया है कि जब मदरसा खुद तरक्की पजीर हो गया है। अरे सुनिए साहब, सुन लीजिए हिंदुस्तान में बच्चों कितने पढ़ते हैं? 3% पर हमेशा दबाया गया था। जी रिपीट ना कीजिए, सुन तो लीजिए उनकी बात। हाँ, लेकिन आप बताएं कि 97% वो बच्चे जो मुस्लिम बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनके बारे में आपको फिक्र नहीं होती? मदरसा आपकी आंखों में क्यों खटकता रहता है? मदरसा इसलिए आपकी आंखों में खटकता रहता है कि आप चाहते नहीं कि मदरसे के बच्चे पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके, हिंदुस्तान की जो मोहब्बत है उसके सीने में, क्योंकि मदरसा मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, वहां पर कुरान की तालीम होती है, वहां पर हिजो नहीं होता है। धर्मशालाओं में, किसी बाबा के लीलाओं में, बाबाओं के डेरों पर जो काम होता है वो मदरसे में नहीं होता है साहब। मदरसे तो मौलाना साहब, लखनऊ के मदरसे में क्या हो रहा था? लखनऊ के मदरसे में महिलाओं के साथ क्या हो रहा था? आप समझेंगे, मालदा के मदरसे में क्या हुआ था वो सब दिखाई नहीं देता है आपको? वहां पे क्या लड़कियों की सरदारगिरी की जा रही थी क्या? आपकी दत्ता जी थोड़ा सा काबू रखें अपने ऊपर। डॉक्टर रिजवान अहमद, आपको मालूम होना चाहिए, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई मदरसे निशाने पर हैं? छोटा सा लेकिन बहुत अहम सवाल, क्या वाकई मदरसे निशाने पर हैं? डॉक्टर रिजवान, ये आप किससे पूछ रहे हैं? बस समीर भाई जी। देखिए समीर भाई, जो वसीम साहब की चिट्ठी है, मेरे हिसाब से आज और कल इस पे चर्चा हो गई, कल या परसों तक ये चिट्ठी खत्म हो जाएगी, इस पे इससे ज्यादा गौर नहीं होगा। एक लार्जर पिक्चर ये है समीर भाई
कि 4% लोग मदरसे में मुसलमान पढ़ रहे हैं। क्या 96% की एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? क्या 96% पढ़ लिया ICSE, ISC, CBSE बोर्ड से? या जो पढ़ लिया एजुकेटेड मुस्लिम, क्या वो लार्जर पिक्चर जो मैंने बताया था, वहाबी कल्चर इन इंडियन मुस्लिम, क्या वो ये मानता है कि वंदे मातरम बोलना सही है या वो मानता है गुनाह है? क्या वो मानता है कि अगर मेरे ऊपर थोड़ा सा होली का रंग गिर गया तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा? क्या वो मानता है कि साल में एक बार अगर मैंने दिल खोल के योग कर ली एक बार तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा? तो मेरी जहां तक स्टडी है, 80 से 90% मुसलमान अभी भी इस देश की मुख्य धारा में नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। तुम मदरसे में पढ़ लो चाहे कॉन्वेंट में पढ़ लो, आपका जो वहाबी कल्चर है वो इंडिया के मुसलमान को नहीं छोड़ रहा है, कोई मेरी बात माने या ना माने। ठीक है, वसीम रिजवी साहब ये बताइए कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी सरकार को खुश करने की कोशिश जो है वो दांव उल्टा पड़ गया? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आपके सुझाव को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। साफ कर दिया गया है कि सरकार की मंशा किसी भी मदरसा बोर्ड को भंग करने की या मदरसों को बंद करने की नहीं है। सरकार यह चाहती है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान, जो बार बार हमारे पीएम नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं। मैंने कोई चाल नहीं चली थी कि दांव उल्टा पड़ जाए। मैंने जो बात लिखी थी उस पर जो मैंने बात लिखी थी वो मदरसों को कॉन्वेंट स्कूल से जोड़ने की बात लिखी थी और मैं इस पर कायम हूं। उस चिट्ठी का मुझको अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। और रही बात, आपने कहा कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो, तो अगर मेरी चिट्ठी आप पढ़ो तो उसमें यही चीज लिखी गई है कि इस इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ में कॉन्वेंट एजुकेशन अगर नहीं शामिल की जाएगी तो एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप कहां से आ जाएगा? तो बात तो देखिए, मैंने जो बात लिखी है, मैंने मदरसों के स्तर को अच्छा बनाने की बात लिखी है। उस बहस को ये लोग कहा ले गए। आपने यही बातें लिखी होती तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता। जो फिर मौलाना कल्बे जवाब को ये कहने की जरूरत थोड़ी पड़ती। देखिए, मैंने वो बातें ही लिखी है कि आपके बयान से दंगे भड़क सकते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। मौलाना चाहते उन मदरसों को, अरे भाई समीर साहब, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैंने उन मदरसों को कहा है कि जिनकी ऑलरेडी रिपोर्ट्स मौजूद है। मैंने उन मदरसों कहा है अगर के इन मदरसों का शोषण होता रहेगा क्योंकि इनमें फंडिंग हो रही है, अगर कि इनकी तरफ गौर नहीं किया जाएगा, इनको अगर देखा नहीं जाएगा, तो ये बताइए कि अगर 58 मदरसों में जो स्टूडेंट जहां से ये वेस्ट बंगाल में फंडिंग होने में रिपोर्ट पाई गई है या बॉर्डर से रिलेटेड जो मदरसे हैं जहां पर ये रिपोर्ट है कि बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, बांग्लादेश के जो मुल्लाज हैं वो वहां पर एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी एक रिपोर्ट है। बॉर्डर से मिले हुए तराई क्षेत्र के एरियो में मदरसे एकाएकी बहुत बढ़ गए हैं। तो मेरा मतलब यह है कि इनकी तरफ भी देखना है, लेकिन सारे मदरसों के लिए मैंने ये बात नहीं कही है। मैंने ये कहा है कि उनको मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए। इन बात को आप लोग इग्नोर न करके, आप इन बात को इग्नोर करके आप सिर्फ उस बात को हाईलाइट कर रहे हो जो कि सामने सबूत मौजूद है। अरे जो रिपोर्ट्स मौजूद है उनको आप कहां ले जाओगे? उनका आप क्या जवाब दोगे? जो साजिद नाम का आदमी वेस्ट बंगाल में मदरसों में बम बनाते पकड़ा गया था, मुफ्ती मंजूर साहब, हिंदुस्तान का कुछ नागरिक रिपोर्ट्स बना तो सामने हुआ आई था, हैं। आज ही एक टीवी चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया केरल में मदरसे किस तरह से ये दहशतगर्दी की एक तरह से ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिखाया, तमाम तरह की चीजें सामने आ चुकी हैं, तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं। वेस्ट बंगाल का भी एक दो एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए आप लोग अपने लेवल पर क्या कोशिशें कर रहे हैं? भाई मैंने जो बात है वो सिर्फ यही बात कही है। मैंने मदरसों को सिर्फ मदरसों का उसी का जवाब दे रहा हूं। बात कही है।
मैंने कुल मदरसों को आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त नहीं अच्छी कहा बात है, है। आपने क्लियर कर ये दिया, अच्छी सिर्फ बात है, मेरी बात अच्छी को बात है। कमजोर करने का एक प्रोपोगंडा है। ठीक है मुफ्ती साहब, देखिए, आपने तो इस बात का भी इरादा बार बार किया है, इस रजवी साहब ने तो बार बार इस बात का इरादा किया है कि कॉन्वेंट स्कूल में ही सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। इनको मालूम ही नहीं है कि मदारिस इस्लामिया कंप्यूटर पढ़ाने में और पढ़ने में बच्चे कितने महारत रखते हैं, इनको ये पता ही नहीं है। मैं दूसरे पहलू पर जो आपने पूछा है मैं उस पर उजागर करना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसे मदारिस इस्लामिया हैं जो असल में मदारिस नहीं है, वो मदरसे नहीं है, वो कॉन्वेंट की शक्ल में बनाए जा रहे थे, उनको मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जा रहा था, इसलिए वो बच्चे वहां चले गए। ना कि वो मदरसा है, ना कि मदरसे के नाम से उनका रजिस्ट्रेशन है। अगर 5-7 मदरसे या 50 या 55 की आप बात करेंगे, एक भी ऑर्गेनाइजेशन जो मदरसे के नाम से ना रजिस्टर्ड है ना ही दीनी तालीम वहां पर दी जाती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ गुमराही फैलाई जाती है। वो ऐसे कुछ जगह हैं जैसा कि मुसलमानों के मदारिस हैं, तो हमारे हिंदू भाइयों के वो कुछ पेट है या कुछ वो डेरे हैं जहां पर इस तरीके की बातें होती हैं। तो गलत जगह हमेशा गलत ही रहेगी, वो मदरसा कभी नहीं हो जाएगा। एक भी ऐसा मदरसा बता दें हाँ। जो कि मदरसे चाहे के नाम किसी से भी धर्म के रजिस्टर्ड है धर्म और से वहां पर ताल्लुक ऐसी रखने वाले लोग गतिविधि हो रही है। रिजवान साहब, सोल्यूशन क्या है फिर? मदरसों में हालात को कैसे बदला जाए? और अभी जो सरकार की कोशिशें आपको नजर आ रही है मदरसों को मॉडर्नाइज करने की जो कोशिश की जा रही है, या फिर योगी सरकार ने अभी जो कहा था कि भाई रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है, आपको अगर गवर्नमेंट एड लेनी है तो आपको सारी जानकारियां देनी पड़े, इसके अलावा और क्या होना चाहिए? कैसे सुधरेंगे मदरसे देश के? खड़े होना चाहिए उनको। समीर भाई जी, आपने जो सोल्यूशन पूछा, चाहे रिफॉर्म हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे मदरसा हो, समीर भाई, जिस दिन आपके डिबेट में एक मौलाना एक मुफ्ती 1 घंटे बाद ये कहेगा कि हाँ आज मुझे बात समझ आई, थोड़ा सा हम लोगों को बदलना चाहिए, उस दिन बदलाव की शुरुआत होगी। अभी मुझे इसके कोई असर नजर नहीं आते हैं। तो मुफ्ती साहब तो कह ही रहे हैं कि जो मदरसे गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उसका कब और क्या चाहते हैं आप? बाकी काम तो सरकार का है ना। कब नहीं कहा? अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास कुछ जानकारियां हैं, एनआईए के पास कुछ जानकारियां हैं, तो काम तो सरकार करेगी ना। नवीन समीर भाई, मंजूर साहब क्या क्या मदरसे की प्रॉब्लम क्या मदरसे की प्रॉब्लम सिर्फ टेररिज्म और आतंकवाद है? समीर भाई, खास जानकारी आप दोनों तरफ से भी दोनों हाथ तालियां बजाएंगे क्या? ठीक है। एक बार भी क्या किसी मौलाना और मुफ्ती ने आकर के कहा कि मदरसों के अंदर जो है इस्लामिक शिक्षा के अलावा गलत जो देश के विरोधी वाले यानी आतंकवाद की शिक्षा, कट्टरवाद की शिक्षा दो? किसी ने कहा समीर भाई बताइए, भी नहीं कहा किसी भी मैटर में। ठीक है। और अब जब किसी एक ने कहा है तो समीर भाई जवाब सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो चुका है। अरे वक्त खत्म हो चुका है। मुफ्ती मंजूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में आने के लिए। वसीम रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीन जिंदल साहब, डॉक्टर रिजवान अहमद, डॉक्टर दत्ता, जूही सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो मदरसों पर महाभारत छिड़ी हुई नजर आ रही है, सियासत भी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या वाकई सरकार की मंशा मदरसों के हालात सुधारने की है? यह एक सवाल बना हुआ है। आगे इस पर हम और डिबेट करेंगे और चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए सरकार और क्या कदम उठा रही है। यह भी देखना आगे आने वाले वक्त में इंपॉर्टेंट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।